मुगल पार्ट 3 का लेक्चर कवर करेंगे। हमारा लेटर मुगल पार्ट 2 का लेक्चर काफ़ी डेप्थ में रहा, आज का लेक्चर भी हमारा काफ़ी डेप्थ में रहेगा। रीज़न क्या हो जाता है इतने डेप्थ का? पहले तो अगर आप डिफरेंट स्टेट लेवल के पीसीएस देते हैं, जिनमें खास तौर पर यूपी पीसीएस, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार पीसीएस के एग्जाम, इनमें हिस्ट्री काफ़ी डीपली पूछी जाती है। नेम्स के ऊपर और इवेंट के ऊपर काफ़ी फोकस होता है। जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात करते हैं, वहाँ पर चीज़ें मेजॉरली कंसेप्चुअल होती हैं। लेकिन आज मैं आपको हिस्ट्री के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक बात समझा देता हूँ कि कंसेप्ट नाम की यह बिल्डिंग, ये इमारत, फैक्ट नाम के पिलर्स और डीपीसी लेवल पे ही खड़ी रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एक लेमैन के तौर पर बाहर से इस कमरे को देखते हैं, आपको ये कंसेप्ट के तौर पर सिर्फ एक कमरा नज़र आता है। लेकिन आप जब एक इंजीनियर की नज़र से इसी कमरे को देखते हैं तो आपको बड़े पैमाने पर इसमें लगे हुए आयरन पिलर्स, बार, एवरीथिंग सब दिखने लग जाता है। आपको इतनी डीपली इसलिए पढ़ाया जाता है कि आने वाले समय में जब आपकी नॉलेज काफ़ी शैलो भी हो जाएगी, तब भी वो यूपीएससी के लेवल पे उतनी डीप बची रह जाए कि आप आंसर्स कर पाएँ एमसीक्यू देखने के बाद और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद। आपके कंसेप्ट्स को हर लिंक के साथ जोड़ करके इसलिए बिल्डअप किया जाता है कि आने वाले समय में आप चीज़ों की कड़ियाँ जोड़ पाएँ। और यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा कवर होते हैं। आप वहाँ पर एब्सोल्युटली ये नहीं बता सकते कि ये स्टेटमेंट आपको आती ही है, ये करेक्ट है। आप ये बता सकते हैं कि रिलेटिवली ये ज़्यादा रॉन्ग है, ये तो कभी सुना ही नहीं है, और ये फिर भी पढ़ा और सुना है। और वो तभी हो सकता है अगर आपके लिंक वहाँ पे बन रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से फैक्ट की कड़ियाँ से कड़ियाँ जोड़ते हुए एक बड़ा कंसेप्ट खड़ा किया है। ये इम्पोर्टेंट है, आप रट्टा नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री भी साइंटिफिक है। उसी कड़ी में आज का लेक्चर हमारा लेटर मुगल 3 है। पहले मैं ये बता दूं कि हमने लेटर मुगल 2 खास तौर पर मोहम्मद शाह पे ही क्यों रोका था। देखिए, मोहम्मद शाह के समय तक 1719 से 1748 के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। 1738-1739 में पर्शियन इन्वेजन, ईरान की घुसपैठ यानी कि नादिर शाह। ये सिर्फ एक इवेंट था और दिल्ली में 57 डेज रहने के बाद नादिर शाह चला गया था। लेकिन 1748 ऑनवर्ड नादिर शाह का जर्नैल यानी कि अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रानी हाउस होने की वजह से अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाएगा, जो मूल अफगानी है लेकिन जर्नैल के तौर पे लड़ रहा है नादिर शाह के। नादिर शाह के चले जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली इस एरिया को ऑक्यूपाई करने का प्रयास बहुत करेगा और 1947-48 ऑनवर्ड्स नादिर शाह के इन्वेजन्स अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो एक नया डायनेमिक इंड्यूस हो जाएगा लेटर मुगल पार्ट 3 में कि आपको भारत में मराठास तो नज़र आ रहे हैं, अवध के नवाब भी हैं, रोहिले अफगान भी हैं, बंगश पठान भी हैं, डिफरेंट पावर जो कंटेंडर के तौर पर लड़ रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद के निज़ाम हैं, मुगलिया सत्ता को अपने अधीन लाने के लिए। ऐसे में एक नया फॉरेन एलिमेंट ऐड हो जाएगा जो बार बार भारत में दखल करेगा। ये है अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी। दोनों ही नाम इसी के हैं, आप कंफ्यूज ना होना। लेटर मुगल में डिफ़िकल्टी का सबसे बड़ा कारण है कि रिटन एविडेंसेस बहुत मिलने लग जाते हैं। डिफरेंट लेवल पर नए नए टाइटल्स अडॉप्ट किए जाते हैं फाइटर्स के द्वारा, लड़ाके, जर्नैल के द्वारा, और इसकी वजह से एक ही पर्सन के कई नाम हो जाते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हर जगह पे नाम नया इस्तेमाल किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि मेजॉरली जितने भी नाम यूज़ होते हैं जो आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे, वो पहले ही एक्सप्लेन करके चला जाए कि ये एक ही पर्सन के अलग अलग नाम हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे लेक्चर की शुरुआत होती है अहमद शाह अब्दाली के इस नए एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करते हुए। हम लेटर मुगल पार्ट 3 करेंगे, जिसे आज हम एंड कर देंगे, और इसी के साथ एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड लेटर मुगल का ये सारा पार्ट मिल करके आपका एक टेस्ट बन जाएगा जो आपको देना है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम लेटर मुगल पार्ट 3 की बात करते हैं तो सबसे पहला शासक जो जहाँ पर आ जाता है उसका नाम है अहमद शाह बहादुर। एक तो अहमद शाह अब्दाली है जो कहाँ से आएगा, अफगान रीजन से, और एक अहमद शाह बहादुर है जो भारतीय शासक है। ये अब्दाली नहीं है, ये कंफ्यूजन आप ना करना। डेट्स, लेटर मुगल शासकों की डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि जब आप डेट को कंफ्यूज करने लग जाएंगे तो आपको इवेंट भूलने लग जाएंगे और इवेंट के साथ साथ जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस भी आप भूल जाएंगे। फिर आप क्वेश्चन से रिलेट नहीं हो पाएंगे, आपको आंसर नहीं आएगा। तो शासक का नाम है अहमद शाह। इसका टाइम प्रॉपर लिखना जरूरी है। टाइम है 1748 से 1754, ये याद रखना है आपको। 6 साल का शासन किया इसने और ये एक तरह से टाइटलर हेड की तौर पर ही भारत में बैठा रहा। शक्तियाँ इसके पास उस लेवल पर थी ही नहीं और इच्छा शक्ति भी नहीं थी काम करने की। ये मैं अभी साबित कर दूँगा, अभी प्रूव कर दूँगा। इसके नाम के साथ एक वर्ड लगता है बहादुर।
बहादुर वर्ड क्यों जुड़ा है, इसके पीछे का सारा इतिहास समझना पड़ेगा, तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस समझ आएंगे, फिर ही कहानी क्लियर होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत इस बात से होती है कि इनके पुत्र हैं, ये मोहम्मद शाह के एकमात्र बेटे हैं अहमद शाह। तो इनके पिता का नाम क्या है? मोहम्मद शाह। आपको रिस्पॉन्स करना है, इंटरेक्टिव रहिएगा, इन्वॉल्व रहने का यही तरीका है हिस्ट्री में, वरना आप लॉस्ट हो जाएंगे। आगे इतने कंसेप्ट आने वाले हैं कि आप लॉस्ट हो। मोहम्मद शाह के बारे में क्या फेमस था कि मोहम्मद शाह क्या है? रंगीला। रंगीला सदा ही नर्तकियों के बीच रहता है, डांसर्स के बीच में। कथक का बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपर्ट है, बहुत अच्छी डांस करता है कथक, और बड़े पैमाने पर हिंदी साहित्य को उर्दू और फारसी में कन्वर्ट कराने के लिए फेमस है। क्लियर बात? इसी बेसिस पर देखें तो इनका विवाह भी एक नर्तकी से हुआ था, और उस नर्तकी का नाम है ऊधम बाई। ऊधम बाई, ऊधम बाई ऊधम मचाई, और ऊधम बाई का ही एक दूसरा नाम है कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, आप भूलेंगे नहीं। और ये ऊधम बाई एंड कुदसिया बेगम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मैं आपको समझा दूंगा। अब मुझे इसके पहले कुछ कहानी शुरू करनी पड़ेगी, और कहानी होगी बहादुर टाइटल से। ये बहादुर टाइटल क्यों मिला एक उस शख्स को जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भारत का सम्राट होने से ज़्यादा जनान खाने का राजा था, यानी कि इसे किंग ऑफ द हैरम्स कहा जाता है। ये मुगल, लेटर मुगल के चैप्टर में ये जो इस तरह के अलंकरण इनके साथ जुड़ रहे हैं, ये पक्का याद रखना है। जैसे बहादुर शाह शाह बेखबर, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, इसी तरह से ये कहा है किंग ऑफ द हैरम्स, तो ये हमेशा याद रखना है। मैं बताऊंगा कि इन्हें किंग ऑफ हैरम्स क्यों कहा जाता था, क्यों इन्हें जानान खाने का राजा कहा जाता था, पत्नियों के बीच में रहने का इन्हें उन्माद था बहुत। अब ऐसे पर्सन के पास एक टाइटल है बहादुर का, तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, पूरी स्टोरी है, समझते हैं कैसे। ये आपके सामने हमने भारत का निर्माण किया है, और भारत के इस रीजन की बात करें तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पंजाब का एरिया। पंजाब बड़े पैमाने पर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंडिया का ऑक्यूपाई करके रखता था, और इस पंजाब रीजन में मुगलिया गवर्नर या सूबेदार जिसे कहते हैं वो यहाँ पे रूल किया करते थे। 1747 के अराउंड एक कैओस क्रिएट हुआ। वो कैओस इस वजह से क्रिएट हुआ कि यहाँ पर जो मुगलिया गवर्नर हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था ज़कारिया खान, इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ चीज़ें हम प्रूव करेंगे। इसके बेटों के नाम भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन बताने नहीं है, क्योंकि वो फिर अनड्यू चीज़ों में नहीं जाना, हमें कंसेप्ट समझना है। इसके क्या थे? 2 बेटे, 2 सन्स, ओके। और इन दोनों बेटों के बीच में क्या शुरू हो गई? वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन हमने अब तक ये पढ़ा कि पीरियड चल रहा है 1747। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में ज़कारिया खान नाम का एक गवर्नर सूबेदार है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके 2 बेटे हैं जिनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है। क्लियर कहानी? और इस समय में भारत में शासक कौन होगा हमें क्लियर पता है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि ये उसी का टेन्योर है, 1719 से 1748 तक तो वही था। वॉर ऑफ सक्सेशन का प्रोसीजर थोड़ा आगे बढ़ता है, और इन दोनों भाइयों में से एक भाई, मान लीजिए ब्रदर बी, कांटेक्ट कर लेता है किससे? अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी, वन एंड द सेम थिंग। अहमद शाह अब्दाली को ये कांटेक्ट करता है उसका समर्थन लेने के लिए कि पंजाब की गवर्नरशिप इसके हाथ में आ जाए। अहमद शाह अब्दाली को इस वॉर ऑफ सक्सेशन के कैओस की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इंटरवीन करने का एक बेस्ट चांस मिल गया, और अहमद शाह अब्दाली इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी छोड़ेगा नहीं। ये बात क्लियर हुई? अहमद शाह अब्दाली 1947 में शुरू होता है। शुरू होते होते अलग अलग एरियाज को जीतते हुए नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। पेशावर भी हाथ में चला जाता है, लाहौर भी हाथ में चला जाता है, और फाइनली वो कहाँ पहुंच जाता है? सरहिंद। अहमद शाह अब्दाली कहाँ पहुंच गया? अगर नॉर्थ से नीचे आते चला जाए तो सरहिंद। सरहिंद मतलब सतलुज नदी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जगह है, अगर सिख हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस जगह का नाम मानूपुर है। अगर हिंदी हिस्ट्री यानी कि हिंदू समाज की हिस्ट्री पढ़ने के प्रयास करेंगे तो उसका नाम मानपुर मिल जाएगा, और अगर मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका नाम मणिपुर मिलेगा। मणिपुर, मानपुर, मानूपुर, वन एंड द सेम थिंग। ये जगह का नाम पता लग गया?
ये सरहिंद में सतलुज नदी के किनारे ये जगह है। क्लियर कहानी? मंथ कौन सा चल रहा है? मार्च, अप्रैल का मंथ चल रहा है। मार्च लास्ट होगा और अप्रैल की बिगनिंग होगी। समय कौन सा चल रहा है? 1748। जगह कौन सी है? मणिपुर या मनुपुर। तो अल्टीमेटली इस सरहिंद के एरिया में सतलुज नदी के किनारे मानपुर नाम की जगह पर अहमद शाह अब्दाली के एडवांस मूवमेंट को रोकने का काम करता है कौन? भारत का शासक मोहम्मद शाह रंगीला। अभी भी गद्दी पे कौन था? मोहम्मद शाह ही था, अभी तो वो जिंदा था ना। तो मोहम्मद शाह अहमद शाह अब्दाली की पोजीशन को रोकने का प्रयास करता है। तो मोहम्मद शाह की तरफ से ये काम करने के लिए मोहम्मद शाह किस किस को भेजेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मुगलिया दरबार का एक बहुत इंपॉर्टेंट वजीर हुआ करता था जिसका नाम था कमरुद्दीन। कमरुद्दीन को भेजा जाएगा। कमरुद्दीन का बेटा होता था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके दो नाम है, दोनों नाम अभी क्लियर हो जाएंगे। इसका पहला नाम है मोइनुल मुल्क। मोइनुल मुल्क ये कौन है? सन किसका? कमरुद्दीन का। एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो इस युद्ध में और गया, इसका नाम क्या था? अहमद शाह। अहमद शाह कौन है? प्रिंस। हम अहमद शाह को ऐसे रूलर पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पिता जिंदा है तो अहमद शाह क्या हुआ? प्रिंस। सेकंड एस्पेक्ट, नादिर शाह के आक्रमणों के समय ही नादिर शाह के द्वारा मचाए गए उत्पात को भारतीय नवाब समझ चुके थे। जाट, मराठा और अवध और बंगाल के नवाबों को पता लग गया था कि किस लेवल पर नुकसान हुआ है दिल्ली के कोष को। और दिल्ली की गद्दी जब भी टर्बुलेंस में चली जाएगी और इतने मजबूत शासक के हाथ चली जाएगी, या तो कभी नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली, तो इनको अपना दखल दिल्ली में बढ़ाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि मजबूत शासक कभी भी इनका सहारा समर्थन उस लेवल पे लेना तो चाहेगा ही नहीं, और जब कोई इनका सहारा समर्थन नहीं लेना चाहेगा तो अल्टीमेटली इन्हें उनसे रेवेन्यू और अदर बेनिफिट्स लेने की आज़ादी भी नहीं मिलेगी। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए मुगलिया सल्तनत की मदद कर रहा है एक और पर्सन जिसका नाम है सफदरजंग। और ये सफदरजंग का नाम आप इसके बाद भूलेंगे ही नहीं। और ये सफदरजंग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कौन है ये? अवध का नवाब है, नवाब ऑफ अवध। ओके, क्लियर? इसके बाद इसी पर्टिकुलर रीजन में रोहिल्ले अफगान भी आते थे, ये इंपॉर्टेंट है, और रोहिल्लाज ने भी इसमें मदद कर दी। इसी पर्टिकुलर रीजन में बंगश पठान भी थे, बंगश पठानों ने भी मदद कर दी। तो कितने लोगों के साथ मिलकर के युद्ध लड़ा जा रहा है? बंगश पठान, रोहिल्ला, सफदरजंग, अवध के नवाब, अहमद शाह प्रिंस, मोइनुल मुल्क सन और कमरुद्दीन वजीर। क्लियर है कहानी? ये सभी मिलकर के युद्ध लड़ने का काम करेंगे, टेंशन तो कोई नहीं। और अल्टीमेटली इन्हीं के मिले जुले प्रयासों से मार्च अप्रैल 1748 में एक युद्ध लड़ा जाएगा, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ मणिपुर। और इस बैटल ऑफ मणिपुर में जीत जाएंगे किसी भी कारण से मुगल। और जीता कौन? प्रिंस माने कि अहमद शाह। क्लियर? तो बैटल ऑफ मणिपुर किसने जीती? मुगलों ने। कौन जीता? मोहम्मद शाह के एंड पे उसका बेटा अहमद शाह। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया युद्ध में। वो क्या था? कमरुद्दीन मारा गया। मोहम्मद शाह से बर्दाश्त नहीं हुआ कि कमरुद्दीन मारा गया, यह नुकसान मैं सहन कर ही नहीं सकता। इसी दर्द में मोहम्मद शाह मर गया। और अप्रैल 15 को ही ये डिक्लेयर कर दिया अहमद शाह ने कि इसके बाद गद्दी पर मैं बैठूंगा। अप्रैल 15, 1748 में युद्ध के इमीडिएट बाद मोहम्मद शाह तो मारा ही गया दर्द में, क्योंकि कमरुद्दीन मारा गया। टेंशन हो गई कि अब साम्राज्य को बचाएगा कौन। उनके मरने के बाद 15 अप्रैल 1748 का अहमद शाह ने डिक्लेयर कर लिया गद्दी पर मैं बैठूंगा। और 29 अप्रैल 1748 को इन्होंने क्या कर दिया? राज्याभिषेक, कोरोनेशन सेरेमनी। दिल्ली के लाल किले में कोरोनेशन सेरेमनी करने के बाद ये गद्दी पर बैठ गए। और आज से अहमद शाह का शासन होगा। और अहमद शाह को बैटल ऑफ मणिपुर जीतने की वजह से एक टाइटल मिला था बहादुर। तो आज से ये क्या कहलाएंगे? अहमद शाह बहादुर।
अब अहमद शाह जिस युद्ध को जीते हैं बहादुर कहलाए हैं, वो ऐसे तो नहीं जीत गए, इनका साथ बड़े लोगों ने दिया था। तो कमरुद्दीन का बेटा कौन था? मोइन उल मुल्क। मोइन उल मुल्क। और मोइन उल मुल्क को एक्चुअल में कहा जाता है बैटल ऑफ मणिपुर का वॉर हीरो। तो हीरो ऑफ द वॉर कौन था? मोइन उल मुल्क। और फिर इसको क्या बनाया गया? पंजाब का सूबेदार। तो ये क्या बना? पंजाब का सूबेदार। बैटल में अगले किस पर्सन ने साथ दिया था? अवध के नवाब सफदरजंग ने। वजीर तो मारा गया है, वजीर की पोजीशन फिर कौन लेना चाहेगा? अवध के नवाब ने साथ क्यों दिया था? क्योंकि अब मैं वजीर बनूंगा। आप समझ पा रहे हैं कोर्ट पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग है। हर कोई मुगलिया सम्राट से मदद लेने के लिए या फ़ायदा लेने के लिए किसी न किसी वे में उसका युद्ध में समर्थन या साथ देता है। और इसी टैक्टिक्स को फॉलो करते हुए सफदरजंग ने साथ दिया और सफदरजंग एक नए वजीर बनाए गए। क्लियर? तो देखिए अहमद शाह बहादुर के द्वारा गद्दी पर बैठने के बाद जो 3 पोजीशंस मेन एलोकेट की गई वो क्या थी? फर्स्ट पोजीशन किसको दी गई? सफदरजंग। और वो क्या बनाए गए हैं? वजीर, द ग्रैंड वजीर। सेकंड पोजीशन किसको दी गई? रुक जाओ। सेकंड पोजीशन दी गई इसी सफदरजंग के द्वारा नॉमिनेटेड, इसी के द्वारा प्रमोटेड एक पर्सन को कि इसको ये गद्दी आप देने का काम करिए। फिरोज जंग 3। चलिए इस पर्सन की एंट्री कराते हैं। फिरोज जंग 3 कौन थे? देखिए हैदराबाद के निज़ाम शुरू से ही दिल्ली की गद्दी पर दाव तो लगाते रहे। हैदराबाद के निज़ामों की बात करें तो हैदराबाद के निज़ामों की नींव रखने वाला शख्स निज़ामुल मुल्क आसफ जाह या निज़ामुल मुल्क बहादुर या चिंगलिज खान, तीनों एक ही पर्सन के नाम है। इसका आगे जो वंशज निकला, इसका बेटा निकला, उसका नाम पड़ा फिरोज जंग 2 और फिरोज जंग 2 का बेटा फिरोज जंग 3। और इसे इतिहास में हम किस किस नाम से जानते हैं? पहला नाम गाजी उद दीन, दूसरा नाम इमाद उल मुल्क, तीसरा नाम इमाद उद दौला। घबराना नहीं, चारों एक ही आदमी है। फिरोज जंग 3, गाजी उद्दीन, इमादुल मुल्क, इमादुल दौला, चारों एक ही आदमी। और सफदरजंग ये जानता था कि पूरी तरह से हैदराबाद के निज़ामों को नदारद नहीं कर सकता मैं, पूरी तरह से तुर्रानियों को एट द बे नहीं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता मैं, वरना मेरे वज़ीर बनना भी तय नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो सीधा झपट्टा वज़ीर की पोस्ट पे मारेंगे। और सफदरजंग कौन था? शिया। सफदरजंग कौन था? ईरानी। वो ईरानी फैक्शन से बिलोंग करता था। तो अल्टीमेटली किसी ना किसी वे में उसे एक पोजीशन पे एकोमोडेट कराना होगा, तुर्रानी भी। और तुर्रानियों का भी मेन होल्ड था मुगलिया साम्राज्य में, उन्हें भी अपना पर्सन फिट करना है। तो सफदरजंग के द्वारा प्रमोटेड, नॉमिनेटेड या चूज़ किया हुआ पर्सन फिरोज जंग 3 अहमद शाह के द्वारा मुहर लगा करके मुगलिया साम्राज्य का क्या बना दिया जाता है? मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या है? पे मास्टर। तो मुगलिया साम्राज्य में 2 ही पोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, एक वजीर की और एक मीर बख्शी की। दोनों तय हो गए। ये कौन है? ईरानी दल। दल लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इंग्लिश में फैक्शन है। ये कौन है? तुर्रानी दल। और तीसरा इंपॉर्टेंट पर्सन मोइन उल मुल्क, हीरो ऑफ द वॉर, उसे पंजाब देना है। तो मोइन उल मुल्क पंजाब के सूबेदार बनेंगे, सूबेदार ऑफ पंजाब। किस नाम से? मीर मन्नू। यही है मीर मन्नू। सिख इतिहास में इनका नाम बहुत आएगा। अगर हम पंजाब के सूबेदारों की बात करें तो ज़कारिया खान, सबसे पहले अबू समद, फिर ज़कारिया खान के बाद याहिया खान के बाद ये मीर मन्नू है जिसने सिखों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार किया। ये मीर मन्नू है जिसने सिखों को मैदानी पंजाब छोड़ करके पहाड़ों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये बात अब याद रखना, सिख हिस्ट्री में हमें इसे पढ़ना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट कहानी थी। 3 पोजीशन क्लियर हो गई, 3 सिस्टम हमें क्लियर हो गए। इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है राज्य दरबार में अहमद शाह के बैठ जाने के बाद, अब उसकी तरफ नज़र करते हैं, तभी आगे के सारे इवेंट आपको क्लियर होंगे। बस 2 नाम ज़िंदगी में कभी ना भूलना, अब ये फिरोज जंग का और इसे सफदरजंग का, मेल खिलाड़ी हैं दोनों। और फिरोज जंग यहाँ से निकल करके बहुत तगड़ा रेजेंट बनेगा मुगल एम्पायर का, अभी हम बना देंगे, ठीक है। इसके आगे की कहानी और रोचक है। चलिए दरबार में और भी राजनीतिक संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं, वो क्या था। अब हम इनकी माता जी का जिक्र करते हैं, जहाँ से जुड़ेंगी सारी राजनीतिक गतिविधियों की कड़ियाँ। उधम भाई उनका नाम है, कुदसिया बेगम, खुद एक डांसर,
और पूरे हैरम को मैनेज करता है एक हिजड़ा, एक यूनक। वो कौन है? जावेद खान। कौन है? जावेद खान। इसका नाम तो कभी भूलना ही मत, जावेद खान, यूनक। देखिए मुस्लिम इतिहास में भारत में चाहे सुल्तनत हो या मुगल हो, ये यूनक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे, सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से भी और स्ट्रेंथ वाइज भी। मोस्टली जनान खानों की जिम्मेदारी, हैरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इन्हीं की जिम्मे पर रहता था। चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय के मलिक कफूर हों, चाहे उसके बाद के जावेद खान हों, पूरे के पूरे मुस्लिम शासन जो 600 साल का भारत में रहा है, इसमें इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और इस समय में तो ये जावेद खान बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पोजीशन ले जाएंगे जिन्हें रेजेंट कहा जाएगा। और मुद्दे की बात यह है कि ऊधम भाई मेजॉरली अपने पति मोहम्मद शाह के चले जाने के बाद सारी कमान अपने हाथ में कंसंट्रेट किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अहमद शाह को सत्ता में आने के बाद सिर्फ कहाँ जाना था? हैरम में। उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी, बोलते मुझे यहाँ पड़े रहने दो, तुम कामकाज देख लो। ऐसे में ऊधम भाई को उस समय में 50,000 सवार की पोजीशन मिली थी। 50,000 सवार इन्हीं के पास हैं, ये सोचने वाली बात है। और 5,000 सवार एलोकेट किए थे इन्होंने जावेद खान को। और जावेद खान के 5,000 इनके 50,000 जोड़ लो तो 55,000। 40,000 तो सेना नहीं जुटाई जाती थी लोगों से, 55,000 तो यही लिए घूम रहे थे। ऐसे में आप जावेद खान की पोजीशन सोच सकते हैं एज ए रेजेंट। तो पूरे साम्राज्य के ये रेजेंट हो गए, सिपहसालार हो गए, और इन्हें टाइटल दिया गया नवाब बहादुर। नवाब बहादुर, नवाबों के नवाब, बहादुर हैं ये। आई बात समझ में? अब एक तरफ एक रेजेंट है, नवाब बहादुर है, जो सारी कमान अपने हाथ में लिया हुआ बैठा है। एक तरफ एक लेजिटिमेट ऑफिस होल्डर है, चेयरमैन ऑफ द पोजीशन है, वजीर सफदरजंग। तो कैसे नहीं आपस में इनमें द्वंद होंगे? द्वंद होने तो तय। तो इसके बाद आप राइवलरी किन के बीच में देखेंगे? जावेद खान वर्सेस सफदरजंग। सफदरजंग कौन? वजीर, जो हैं कौन? अवध के नवाब। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक तरफ तो ये अवध के नवाब भी हैं और फिर इन्हें वजीर भी बनना है, तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण यही बनता है कि उस समय में आपकी जो पोजीशन है अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम के तौर पे, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि मुगलिया सल्तनत में अभी भी मुगलिया सम्राट की ही सत्ता है। क्योंकि अगर आप मुगलिया राजनीति में, मुगलिया दरबार में अपना दखल नहीं रखेंगे तो नेचुरल सी बात है उस पोजीशन को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा या तो हैदराबाद या बंगाल या रोहिल्ले या फिर बंगश पठान। और जिसका मुगलिया दरबार में, मुगलिया सल्तनत पे दखल हो गया, किंग के ऊपर हाथ चला गया, फिर वो बगल में खड़ी आपकी नवाबी को भी क्यों टिका रहने देगा? अगर सफदरजंग वजीर की पोजीशन ना कैपिटलाइज कराते और उस समय मुगलिया दरबार में दखल ना बढ़ाते तो हैदराबाद के निज़ाम उस पोजीशन को ले जाते। और अगर जो हैदराबाद के निज़ाम मुगलों को गिरा करके वो पोजीशन ले लेंगे तो फिर बगल में बैठा अवध का नवाब क्या है? अवध भी खा लिया जाएगा। तो एक तरह से इन सभी ने, चाहे वो बंगाल हो, अवध हो, रोहिल्ले हो, बंगश हो, मराठे हो, हैदराबाद के निज़ाम हो, इन सभी ने मुगलिया सम्राट को और मुगलिया साम्राज्य को बफर बना के रखना अपने बीच। तो ये बफर स्टेट हो गया था। सेफ्टी की एश्योरेंस हो कि अवध नवाब होते होते अगर आप मुगलिया साम्राज्य के वजीर भी हैं तो बेहतर, बड़ी बात, ठीक है। और इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल होगा, पावर स्ट्रगल चलेगा। इस पावर स्ट्रगल के दौरान एक गतिविधि हो जाती है और गतिविधि 1749 की है। जावेद खान बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ अपने हाथ में रखे हुआ था जो सफदरजंग को बर्दाश्त नहीं। जावेद खान के द्वारा प्लानिंग कर ली गई असैसिनेशन की, किसकी? सफदरजंग। तो जावेद खान ने 1749 में अटेम्प्ट किया असैसिनेशन ऑफ द सफदरजंग, असैसिनेशन ऑफ सफदरजंग। किसके द्वारा? जावेद खान के द्वारा। इस असैसिनेशन से किसी तरह से बच गया सफदरजंग, हो नहीं पाया, बचाव हो गया। और बचने के बाद अब वो क्या करेगा? ईरानी दल सफदरजंग, तो रानी दल फिरोजजंग थी। दो दल क्लियर किए हमने, अफगानी दल भी तो क्लियर करना है। तो जावेद खान कौन हुआ? अफगानी, ये अफगानी दल थे। और महल में बैठे हुए जितने भी खान हैं इनके समर्थक हैं। फिर नॉर्थ में गंगा के मैदान में एक रोहिल्ले हैं, वो भी अफगान हैं, और बंगश हैं, वो भी पठान हैं। तो बंगश पठान यानी कि खान, रोहिल्ले अफगान, दरबार में बैठा जावेद खान, ये सारे एक दूसरे के साथ किसी कॉमन कॉज के लिए जुड़ जाते थे। 1749 की ये असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद सफदरजंग ने ये डिसाइड किया कि ये जो दरबार में बैठे हुए पहले के वजीरों के चुने हुए लोग आज भी सत्ता में बैठे हैं, इनको मैं उखाड़ के फेंकूंगा। यानी कि प्री डिसीज्ड, पहले मर चुके वजीरों से
अथॉरिटी पाए हुए सभी लोग दरबार से खदेड़ के फेंको पहले बाहर, सबको उड़ाना शुरू किया सफदरजंग ने कि पहले जहाँ से ये पावर मोबिलाइज करता है जावेद खान, इनको उड़ाओ। दूसरे इसके इम्पोर्टेंट पर्सन, दूसरा इसका इम्पोर्टेंट एक्शन, बड़े पैमाने पर जावेद खान अपने द्वारा सैलरीज दे करके और कई तरह के प्रिविलेजेस दे करके दरबार में कई नोबल्स को सपोर्ट कर रहा था जो इसी खान सेगमेंट से आते थे या अफगान सेगमेंट से आते थे। इन सब के प्रिविलेजेस भी ख़त्म करने शुरू किया, इन्हें भी खदेड़ना शुरू किया, यानी कि डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्री डिसीज्ड वजीर ऑथोराइज्ड पीपल, एंड सेकंड सैलरीड एंड प्रिविलेजेस गिवन बाय द जावेद खान टू द पीपल कैंसल। ये सारे एक्शंस जावेद खान को बर्दाश्त नहीं हुए। जावेद खान ये कह रहा है कि नहीं, सफदरजंग को रोकना ही पड़ेगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दरबार के एंड पे जावेद खान ने कान में जाके बोला किसके, कुदसिया बेगम, जिसका यार है पैरामोर, ऐसा किताब में लिखा, यानी कि अपनी महबूबा को, उदम भाई को बोला देखो क्या कर रहा है सफदरजंग। उदम भाई ने बोला तुम्हें पूरी अथॉरिटी है, सारी सेना तुम्हें दूंगी, सारे हक अधिकार तुम्हारे हैं, तुम्हारे किए गए कृत्य मेरे सपोर्ट में और तुम्हारे खुद के सपोर्ट में तुम्हारे लिए गए डिसीजंस को अगर कोई रोकता है तो तुम एक्शन लो। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, समर्थन मोबिलाइज करो। तो समर्थन मोबिलाइज करने के लिए लिंक साधा गया रोहिल्लों के साथ। रोहिल्लों को बोला कि तुम्हारे बगल में अवध की जो टेरिटरी है, तो अवध के रीजन को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर दो, अवध के नवाब को वहाँ पे हिलाओ, फिर दरबार में कमज़ोर पड़ेगा। तो अवध की टेरिटरी को इन रोहिल्लों ने खदेड़ने का काम किया, नुकसान पहुंचाना शुरू किया सफदरजंग को। ये सारी कहानी 1750। सफदरजंग से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि रोहिल्ला मेरे नाक में दम कर रहे हैं, ये सब जावेद खान के कहने पे हो रहा है, सब उदम भाई या फिर कुदसिया बेगम के कहने पे हो रहा है, ये कोर्ट पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है। ऐसे में सफदरजंग एंट्री कराएगा, हाईली एम्बिशियस मराठों के साथ संपर्क साधेगा और उन्हें बोलेगा मेरा समर्थन करिए इन रोहिल्लों को खदेड़ने में, मुगलिया दरबार में आपको अच्छी पोजीशन दिलवाने में मैं आपका साथ देता हूँ। और अब नीचे से अवध के नवाब सफदरजंग को मराठा समर्थन करेंगे रोहिल्लों के खिलाफ और कोर्ट पॉलिटिक्स में अफगानी दल के खिलाफ। मराठों की एंट्री समझ आई? ये वही मराठा हैं जिनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि 1719 में जब सैयद बंधुओं के द्वारा फारूक शेर को मरवाया जाना था और अपने एंटी फैक्शन जो विरोधी दल के नेताओं को ख़त्म करना था, इन्हीं मराठों का साथ लिया था और बालाजी विश्वनाथ अपने आप को चरम सीमा तक ले गए। उसके बाद बाजीराव वन का समय था और बाजीराव वन ने खुद को दक्षिण में इतना सुदृढ़ कर लिया था कि 1728 में यही बाजीराव वन है जिन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को भी पछाड़ दिया था और उन्होंने यह कहा था कि भूल गए तुम्हारे कैंप के बाहर जब 20,000 की सेना खड़ी हो हमारी है। मूवी में आपने देखा होगा। और अगर हमारी सेनाएं दिल्ली पर चढ़ाई करेंगी तो दक्कन में तुम निज़ाम मराठों पर आक्रमण नहीं करोगे, यह संधि तुम्हें हमारे साथ करनी होगी। तो 1728 में अपने मेन कंडक्टर हैदराबाद के निज़ामों को तो शांत कर ही दिया है। ये करने के बाद अब बाजीराव वन का भी मनोबल बहुत बड़ा था और उसके बाद अब समय है बालाजी बाजीराव। अब जो पेशवा हैं वो कौन है? बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के अधीन एक बहुत तगड़ा मराठा सरदार, मराठा नेता, मराठा लड़ाका जो है उसका नाम है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव कौन है? राघव बाबा। कौन? मूवी में ये भी देखा था आपने, एक नाना साहेब और एक राघोबा। तो राघोबा किसके बच्चे हैं? बाजीराव। आई बात समझ में? तो रघुनाथ राव बहुत तगड़े लड़ाका हैं मराठों के। सारी कहानी माहौल बना, मदद करा दें अब हम सफदरजंग की मराठों के तहत। मराठों के एम्बिशन क्लियर है कि क्या चाहिए? दिल्ली में हमारी सरपरस्ती से। हैदराबाद कहता है हमारी, नवाब कहते हैं अवध के हमारी, रोहिल्ले बंगश कहते हैं हमारी, बंगाल के नवाब कहते हैं हमारी, जाट कहते हैं हमारी, राजपूत कहते हैं हमारी। तो मतलब इस समय आप ये तो तय कर लीजिए कि दिल्ली का जो सम्राट है वो क्या है? टाइटल है, उससे कुछ मतलब नहीं है। कहता बस चलने दो, तुम्हें जो करना है करो। फैक्शनल वॉर कितनी इंक्रीज हो गई आप महसूस कर पा रहे हैं? ऐसे में अभी अहमद शाह अब्दाली घुसाऊंगा एक साइड से, अभी तो उसको मैंने रोक रखा है। अभी मैंने उसे बोला रुक, आपका लेक्चर इधर से कंप्लीट करें पहले। डन। 1750 में रोहिल्लों के साथ बहुत ज़बरदस्त युद्ध होगा मराठों के समर्थन से। मराठों का समर्थन मिलेगा, भारत मिटा दिया, बच्चे नर्वस हो जाएंगे नेट वाले। मराठा रघुनाथ राव, मराठा रघुनाथ राव, राघोबा, इतनी बार बोलेंगे कि आप पेपर के समय कभी कंफ्यूज ही ना हो। ओके। अवध को समर्थन मिला, किनको खदेड़ा? रोहिल्लों को। अहमद शाह एकदम से हैरम से बाहर आकर क्या कर रहे हो? Why are you fighting a lot? Please stop it.
धन भी व्यर्थ कर रहे हो, सेना भी मार रहे हो, ओ मुझे बाहर आना पड़ रहा है हरम से, तुम नाश मत करो। कुदसिया बेगम यानी कि मेरी मम्मी उदम भाई मुझे कह रही है, वजीर है सफदरजंग, निर्णय तो मानना ही है, चाहे टाइटलर हैं लेकिन सम्राट हैं। इमीडिएटली युद्ध रोक दिया उन्होंने, कहते ठीक है मैं युद्ध रोकता हूँ। लेकिन मराठा को तो एंट्री मिल गई है, युद्ध रोक दिया गया। लेकिन किसी तरह से सेटिंग करके 1752 जावेद खान मरवा दिया सफदरजंग ने। 1752 जावेद खान मरवा दिया सफदरजंग ने, तो इसको डिलीट ही कर दो। अब जावेद खान का एंड हुआ, नवाब बहादुर का एंड हुआ, सफदरजंग ने मरा दिया। सबसे ज्यादा कलेजे में दर्द किसके होगा इस समय? कुदसिया बेगम। ऊधम भाई कहती हाय क्या कर दिया, जावेद खान मरा दिया, अब जीवन कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, काम कैसे होगा? तो ऐसे में अहमद शाह को फिर से कहा गया कि देखो क्या कर रहा है, बारी बारी सबको मरवाता चला जा रहा है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेता चला जा रहा है। तुम एक टाइटलर हेड बन के रह गए और मराठा राज करेंगे आने वाले दिनों में, तुम्हें खदेड़ दिया जाएगा। यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है किनको? तुर्रानियों को भी। जब जावेद खान मरा दिया तो अफगानी दल भी एजिटेटेड है, और इनमें से जावेद खान के दल में भी कुछ लोग थे जो खिलाफत करते थे कुदसिया बेगम यानी कि उदम बाई की। वो दल खड़े हुए और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन खड़ा हुआ इंतज़िया दौला, इंतज़िया दौला या इंतज़िया दौला जो भी उसका नाम है, और उसके फर्दर सक्सेसर अब गद्दी पर आएंगे, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? फिरोज जंग III। अब फिरोज जंग III सफदरजंग के अगेंस्ट बने हुए, इस ईरानी दल के अगेंस्ट बने हुए पूरे माहौल को कैपिटलाइज करना चाहता है, और वो अफगानों को अपने साथ लेकर के, अहमद शाह को अपने साथ लेकर के, ऊधम भाई और कुदसिया बेगम को अपने साथ लेकर के किसके खिलाफ युद्ध लड़ना चाहता है? मराठा प्लस सफदरजंग के साथ। क्लियर हो गई सिचुएशन? कोई टेंशन की बात तो नहीं। इस तरह से वो खदेड़ना चाहता है, लेकिन डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? ये सारी घटना 1752 में जब सफदरजंग ने करी, तो इस सारी घटना को किसी न किसी वे में अपने फेवर में कन्वर्ट करने के लिए ऊधम भाई और अहमद शाह बहादुर ने 1753 में साइड करते हुए सफदरजंग को नया वजीर बनाया। नया वजीर अब कौन है? फिरोज जंग III, इमादुल मुल्क, इमादुद्दौला या गाजियुद्दीन, ये सारे नाम इसी के। अब साम्राज्य का नया वजीर कौन है? फिरोज जंग III। निजामुल मुल्क का बेटा फिरोज जंग II, उसका बेटा फिरोज जंग III, गाजियुद्दीन, सब यही। फिरोज जंग III क्या बना दिया गया? वजीर। किसने बनाया? अहमद शाह। किसने समझाया? ऊधम भाई। किसके खिलाफ बनाया? सफदरजंग। क्लियर? सफदरजंग को बर्दाश्त होगा क्या? सफदरजंग को बर्दाश्त होगा नहीं। तैयारियां नहीं करेगा, प्रेपरेशंस नहीं करेगा युद्ध की? करेगा। लेकिन प्रेपरेशन कैसे होगी? मराठा ने सब कुछ सिस्टमेटिकली समझ लिया, इतने सिचुएशन बन गई है। सफदरजंग में अब वो पानी नहीं रहा, इसका साथ देना बनता नहीं। अब साथ किसका देना बनता है? अब हमें साथ देना बनता है फिरोज जंग III का, अब हमें उसका समर्थन देना बनता है। लेकिन अभी कंसिडरेशन की सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन अभी हुई नहीं। ऐसे में सफदरजंग अपने आप को रिकवर करता है, मराठा का समर्थन मिलता है लेकिन पूरा नहीं, आधा अधूरा। लेकिन फिर भी सफदरजंग को फिरोज जंग III प्लस खुद मुगल सम्राट है अहमद शाह, फिरोज जंग III प्लस अहमद शाह प्लस कौन है वो? ऊधम भाई। 50,000 के सैनिक उसके बाद भी तो हैं। ये तीनों मिल करके किसको ख़त्म कर देते हैं? हरा देते हैं सफदरजंग को। सफदरजंग को हराने के बाद उसके सारे स्टेट्स, सारी पावर, सब कुछ ले लेते हैं, तो ख़त्म ही कर देते हैं। लेकिन एक पर्सन की एंट्री हो गई, सूरजमल। सूरजमल कौन है? क्योंकि सिख जट्टों की बात भी करनी है, इसलिए इसे मैं जाट कहूँगा। सिख जट के बाद जाट, तो जाट डबल ए से कहते हैं। सूरजमल जाट। आगरा, मथुरा, बल्लभगढ़, वृंदावन, सारे इलाके इनके अधीन रहेंगे। तो सूरजमल जाट आता है, समझाता है कि वापस जाने दीजिए, ये अवध का नवाब है, अवध की नवाबी तक ही सीमित रहेगा, मैं वादा करता हूँ। इस कंडीशन पर वापस देने दिया सफदरजंग को वापस अवध। तो सफदरजंग अपनी पोजीशन और बाकी सब गवा करके अवध जाके शांत होकर बैठ गया। सूरजमल की मध्यस्थता से ये हुआ है क्योंकि सफदरजंग ने सूरजमल को साथ मिला लिया था। आई बात समझ में? अब दिल्ली की गद्दी पर शासक तो अहमद शाह ही है,
लेकिन सुप्रीम रेजेंट कौन बन गया है? फिरोज जंग III। अब दिल्ली की गद्दी पर सत्ता किसकी है? तुर्रानियों की। आई बात समझ में? ये सारी सिचुएशन क्लियर? लेकिन कैसे? हर कोई जब रेजेंट बनता है उसके बाद वो शक्तियाँ अपने पास कंट्रोल करना चाहता है, और यही कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। इसी प्रक्रिया के तहत होगा क्या? 15-15 लाख दाम तक, 15-15 लाख दम रेवेन्यू के तौर पे कलेक्ट करता रहा फिरोज जंग, और सेना को सैलरियाँ नहीं देता रहा, मुगलिया मिलिट्री को पैसे अपनी जेब में रखता रहा और उन्हें विद्रोही बनाता रहा, रिबेलियस बनाता रहा। अहमद शाह ने देखा, भाई ये कौन सा सिस्टम है तुम्हारा, सारा रेवेन्यू तुम जेब में रख लेते हो और उन लोगों को कुछ देते नहीं, मेरे खिलाफ तुम विद्रोही कराना चाहते हो ना, तुम्हारी खुद की सेना तो हैदराबाद की है ही है, इस सारे धन से जो तुमने हमसे एकत्रित किया है इसके बेसिस पे तुम अपने फेवरेट नोबल खड़े कर रहे हो, अपने फेवर में और माहौल बना रहे हो, मतलब मुझे तुम ख़त्म ही कर देना चाहते हो ना, और तो तुम्हारा कोई इरादा ही नहीं है, ऐसे में तो नहीं चलेगा। वापस से बड़ी जोर से याद आ गई सफदरजंग की कि वो कितना अच्छा था, कम से कम ऐसा तो नहीं करता था। एकदम से सफदरजंग याद किया गया। सफदरजंग ने कहा मजाक नहीं है सर, अभी अभी तो आपने मुझे खदेड़ा था, अभी तो 1753 चल रहा है, 1754 के नए नए महीने चालू हैं और आप इतने में ही परेशान हो गए, आप कह रहे कि भाई जल्दी आ जा कुछ कर। तो फिर मैं आऊँगा लेकिन सेटिंग के साथ, अब हमें प्लानिंग से करना होगा, क्योंकि फिरोज जंग III कमज़ोर नहीं है, और अब मेरे समर्थक जो मराठा थे इस बार उसके साथ है, क्योंकि उन्हें पता लग गया था इस बार सत्ता फिरोज जंग के हाथ में और दिल्ली उसी के बहाने मिलेगा। तो अब वह मराठा समर्थन किसका करने आ गए? फिरोज जंग III, रघुनाथ राव। सफदरजंग अकेला पड़ा हुआ है, लेकिन सफदरजंग अब किसको समर्थन करने की बात करेगा? अहमद शाह। किसके खिलाफ? फिरोज जंग III। फिरोज जंग III को किसने मीर बख्शी बनाया था? सफदरजंग ने। फिरोज जंग III को किसने वजीर बनाया? अहमद शाह ने ही। दोनों के द्वारा चुना आदमी आज उन्हीं के नाक में दम कर रहा है। देखो होता क्या। बात समझ में आ गई? एक तो आप लोगों की जो खासियत है आपको बात बड़ी जल्दी समझ में आती है, और दूसरी खासियत की फिर भूल जाती है। चलिए दोनों ही खासियतें हैं, क्या करें, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। चलिए प्लानिंग सुनिए। जाट सूरजमल को सफदरजंग ने बुलाया, फोन नहीं होते थे तब, तो ये नहीं कह सकते फोन लगाया व्हाट्सएप किया, तब तो घोड़ा ही दौड़ाते होंगे, घोड़ा दौड़ा के संदेश भेजा, बुलाया, बेटा आओ सूरजमल आओ। जाट सूरजमल आए, उनसे बोला देखो अहमद शाह मदद मांग रहा है, फिरोज जंग ने नाक में दम कर दिया है। तो जाट सूरजमल ने सफदरजंग को समझाया कि अहमद शाह को समझाओ कि तुम दिल्ली से इस बहाने निकलो कि तुम सिकंदराबाद शिकार करने जा रहे हो, और जब तुम सिकंदराबाद पहुंचोगे तो तुम यानी कि अवध के नवाब यानी कि सफदरजंग और मैं यानी कि जाटों का राजा सूरजमल, हम दोनों उसे सिकंदराबाद में जुड़ जाएंगे। सेकंड एस्पेक्ट, उसे बोलो कि सिकंदराबाद से आगे मूव करे आगरा की तरफ, और आगरा में उसे आगे मिलेंगे आमेर के राजपूत राजा और मारवाड़ के राजपूत राजा, क्योंकि वो दोनों भी मराठों के विरुद्ध हैं, हमारा साथ इसलिए देंगे। हम चारों आगरा में मिलेंगे और धज्जियाँ उड़ा देंगे फिरोज जंग III और मराठा की संयुक्त सेना की। कहता वेरी नाइस, ये तो बेस्ट प्लान है। तो लिख दें, ये लिख दें ताकि आपको समझ आए। कहाँ इकट्ठा होना है? यूपी का वेस्टर्न रीजन, मेरठ के अराउंड की विसिनिटी, सिकंदराबाद। क्लियर है? सिकंदराबाद में कौन कौन आगे मिलेगा? नवाब ऑफ अवध और दूसरे जाट सूरजमल। क्लियर? उसके बाद सिकंदराबाद से कहाँ जाएंगे? आगरा। आगरा में जाकर के कौन मिलेंगे? आमेर के राजपूत शासक और मारवाड़ के शासक। 1 2 3 4 चार ताकतें मिल जाएंगी, और खुद मुगलिया सम्राट भी है। युद्ध लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? वर्सेस किससे हो रहा है? फिरोज जंग। फिरोज जंग III कौन है? ये खुद वजीर है, मुगलिया वजीर फिरोज जंग III। साथ में किसकी ताकत है? मराठा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फिर राजपूतों ने क्यों मदद कर दी भाई मुगलों की? दो कारण थे, एक तो पुरानी लॉयल्टी, और दूसरा मराठा ने धज्जियाँ उड़ा रखी थी राजपूतों की टेरिटरी की, हर रोज रेड मारते थे चौथ और सरदेशमुखी लेने के लिए। चौथ सरदेशमुखी क्या होता है इतनी डेप्थ में समझाएंगे जब मराठा का लेक्चर करेंगे, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ऐसा लगेगा कि चौथ और सरदेशमुखी नाम का टैक्स आप ही ने बनाया है, इतनी डीप कराएंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के चौथ और सरदेशमुखी लेने के लिए हर रोज धाड़ मारते थे उनकी टेरिटरी में, और दूसरा उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स तक में एंटर होने लगे थे। जयपुर में